हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जापान में आप पार्ट टाइम कैसे ढूंढ सकते हैं और पर आवर वेज कितना होता है पार्ट टाइम में, और जॉब हंटिंग की प्रोसेस क्या होती है। इन्हीं सब बातों को डिस्कस करने के लिए आज मेरे एक फ्रेंड मेरा साथ देंगे, जिनका नाम है धीरज सान। वो मेरी तरह ही यहाँ पर 100% स्कॉलरशिप पे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आए थे, और इसी साल से उनका स्टूडेंट वीज़ा जो है वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट होने वाला है और अब वो जॉब करेंगे। इन सब बातों के बारे में मैं भी आपसे बात कर सकती हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर ही मेरा वीज़ा जो है वो स्टूडेंट वीज़ा से वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हुआ है, और मैं भी यहाँ पर अभी 1 ईयर से जॉब कर रही हूँ एज अ वेब डेवलपर। पर बाय गॉड्स ग्रेस मुझे यहाँ पर जॉब हंटिंग प्रोसेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि लास्ट ईयर मैं जिस भी कंपनी में जाना चाहती थी वहाँ पर मुझे इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो इंटर्नशिप करते करते ही मुझे वहाँ से जॉब ऑफर हो गई, तो मुझे जॉब हंटिंग प्रोसेस नहीं करना पड़ा। पर मैं आप चाहती हूँ कि आप तक इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक पहुँचे, और जिसने एक्सपीरियंस किया हो वो आपको अच्छे से डिटेल में बता पाए। तो इसलिए धीरज सान जो है वो आज हमारे साथ बात करेंगे, क्योंकि 90% लोग जो हैं वो जॉब्स यहाँ पर उसी स्टैंडर्ड तरीके से ढूंढते हैं, और 10% जो है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप कर सकते हैं कि इंटर्नशिप कहीं पर हो और उस इंटर्नशिप को ही आप जॉब में कन्वर्ट कर लें। तो ये भी एक प्रोसेस होता है, बट 90% लोग एक स्टैंडर्ड सेट प्रोसीजर ही फॉलो करते हैं जॉब हंटिंग का। तो उसके बारे में हमें और डिटेल में धीरज सान अच्छे से बता पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हमारे साथ हैं धीरज सान। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच धीरज सान कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला हमारे लिए। वेलकम। मुझे खुशी है कि मैं इसका पार्ट हूँ। तो धीरज सान, सबसे पहले आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएं। इंडिया में आपकी क्या मेजर्स क्या थी? इंडिया में मैंने बीटेक करा कंप्यूटर साइंस में। मैं पास हुआ था 2017 में। उसके बाद मैंने 13-14 मंथ्स जॉब करा और फिर मैं जापान आया। तो जापान ही क्यों? आपने जापान आने का क्यों सोचा? तो मेरी बैचलर्स के 3rd ईयर में मैंने एक इंटर्नशिप करी थी एक जापानीज़ कंपनी में, और उसका जो बुचो था वो एक्चुअली एक जापानीज़ पर्सन था। तो उसी के थ्रू मैंने वीकेंड्स में जापानीज़ क्लासेस लेना स्टार्ट करा। और उसी टाइम से मेरा इंटरेस्ट था लाइक फ्यूचर में या तो मैं जॉब के लिए जाऊँगा या तो मैं शायद मास्टर्स के लिए जापान आऊँगा। मैं बता दूं कि हम जापानीज़ साथ में ही पढ़ते थे इंडिया में। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि आपने अप्लाई कैसे किया जापान में? सो पहले मुझे एक यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला थ्रू आस्था सान, और उसके स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में पता चला, और उसके बाद आई थिंक मैंने आस्था सान से कांटेक्ट करा था, और उन्हीं की गाइडलाइंस के बेसिस पे पहला प्रोसेस है कि आई थिंक कॉलेज का एक वो आता है एप्लीकेशन फॉर्म या कोर्स डिस्क्रिप्शन फॉर्म आता है, पहले उसको गो थ्रू करिए, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ कॉन्टैक्टिंग अ प्रोफेसर फॉर योर मास्टर्स। सो आप उस यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर को कॉन्टैक्ट करते हैं, जो मैंने करा, उनको ईमेल वगैरह लिखा, और उनके एक्सेप्टेंस के बाद आगे का प्रोसेस वो प्रोफेसर भी बता देते हैं। यूनिवर्सिटीज़, शिज़ोका यूनिवर्सिटी, वहाँ पर 100% स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई कर सकते हैं अंडर एशिया ब्रिज प्रोग्राम। एम आई राइट? तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप यही है कि प्रोफेसर को कांटेक्ट करना ज़रूरी है, और वहाँ से एक्सेप्टेंस आती है तो ही हम यहाँ आ सकते हैं। सो डिसाइडिंग अ कॉलेज डिसाइड करने के बाद प्रोफेसर को कांटेक्ट करें और उनको ईमेल करें, और फिर प्रोफेसर के साथ जो यारी तोरी होगी उसके बाद सब डिसाइड होगा, जो इंटरेक्शन होगा उसके बाद डिसाइड होगा। ओके। और स्कॉलरशिप हर यूनिवर्सिटी में होती है ऐसा ज़रूरी नहीं है? ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट आई थिंक ऑलमोस्ट 60-70% कॉलेजेस में है, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए देते हैं। ठीक है। अच्छा, जब जापान आ गए तो यहाँ पर कैसा लगा? इंडिया से कंपेयर करें, और जो एक इमेज लेके आए थे, तो जापान आकर कैसा फील किया? सो मेरी थोड़े बहुत फ्रेंड्स थे, आस्था सान भी थी, जिनके थ्रू मुझे पता चला जापान का कल्चर और कैसा है ओवरऑल, क्या मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो हाँ, बुलेट ट्रेन्स, हर कॉर्नर में वेंडिंग मशीन्स मिलना, और इसके अलावा क्लीननेस, वो सब चीज़ें जो मैंने एक्सपेक्ट करी थी वो एकदम वैसी ही थी। अच्छा, जापान आपको बहुत अच्छा लगा, जापान आ गए, पर सिर्फ अच्छा लगने से हमारा यहाँ पे काम नहीं चलता है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इधर। तो पार्ट टाइम जॉब स्टूडेंट लाइफ में यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स का कैसे ढूंढें, कितने घंटे हम कर सकते हैं, उसके बारे में भी कुछ बताएं। अच्छा, पहला कि एज स्टूडेंट आप कितना घंटा काम कर सकते हैं। जब आप जापान में आते हैं, जिस एयरपोर्ट पे आते हैं उसी एयरपोर्ट में इमिग्रेशन ऑफिस होता है। वहाँ पे अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं तो आपको वहाँ पे एक स्टैम्प मिलता है, आपके ज़ायरियो कार्ड के पीछे लगता है। उसमें परमिटेड होता है कि आप 28 आवर्स वीक में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट ज़ायरियो कार्ड इज़ कॉल्ड
रेजिडेंस कार्ड इन इंग्लिश। तो आप यहाँ पर हैं, उसका जो वीज़ा जो प्रूफ है उस आईडी कार्ड के पीछे लिखा होता है कि आप यू आर एलिजिबल टू डू पार्ट टाइम जॉब। सो आइदर आप वो एयरपोर्ट पे प्रिंट करवा सकते हैं, नहीं तो आप अपनी पर्टिकुलर जो भी आपकी स्पेसिफिक सिटी है वहाँ पे आके सिटी हॉल में जाके करवा सकते हैं। लेकिन आई थिंक एयरपोर्ट पे करवाना इज़ मच मोर कन्वीनियंट, क्योंकि आप यहाँ पे आएँ फिर आप दोबारा से सिटी हॉल जाए वहाँ पे करवाएं तो थोड़ा सा पेन हो जाता है। इसके बाद सेकेंड थिंग इज़ हाउ टू फाइंड पार्ट टाइम जॉब्स। ओके, सो आई थिंक हर प्रीफेक्चर में एक हेलो वर्क करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट के साथ काम करती है। और वो आई थिंक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और इवन जापानीज़ पीपल को भी पार्ट टाइम्स या थोड़े लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क में हेल्प करने की कोशिश करती हैं। तो किस किस तरीके के पार्ट टाइम जॉब्स यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ, तो आप हेलो वर्क में जाएंगे तो यूजुअली आपको शायद रेस्टोरेंट्स का बताएंगे, होटल्स का फ्रंट डेस्क का बताएंगे। इसके अलावा शायद कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, असेंबली यूनिट्स, उनका बता देंगे। इसके अलावा यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर्स हैं, सुपरमार्केट्स हैं, होटल्स भी हैं, आप खुद से जाके भी होटल्स में पता कर सकते हैं, और या रेस्टोरेंट्स भी हैं। और इसके अलावा मतलब मैं तो हेलो वर्क में कभी गई नहीं, तो जैसे आप बता रहे हैं कि वो आपकी हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन, बट जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ऐसा भी होता है कि हमारा कोई फ्रेंड पार्ट टाइम जॉब कर रहा है ऑलरेडी कहीं पर, तो वो भी आपको वो शोकाई आपकी इंट्रोडक्शन करवा सकता है, और वो काफ़ी ईजी होता है। अगर आपका कोई भी सीनियर है, अगर वो ऐसे अपनी पार्ट टाइम प्लेस पे आपका इंट्रोडक्शन सीधा अपने मैनेजर से या तेंचो से करवा सकता है, तो वो काफ़ी कन्वीनियंट और ईजी रहता है। हेलो वर्क्स में थोड़ा सा फॉर्मल प्रोसीजर है और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। आई थिंक हेलो वर्क्स से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने जहाँ पे भी जिस सिटी में, जिस प्रीफेक्चर में रह रहे हैं उसके आसपास देखेंगे तो काफ़ी सारे सुपरमार्केट्स, कन्वीनियंस स्टोर्स, बार्स या रेस्टोरेंट्स में आपको बहुत प्यार से पार्ट टाइम जॉब मिल सकता है। तो ऐसा साइन आप शॉप्स के बाहर और कन्वीनियंट स्टोर्स के बाहर देख सकते हैं, बोशू चू कुछ ऐसा लिखा होता है। बोशू चू का मतलब है कि वो पार्ट टाइम जॉब्स के लिए हायर कर रहे हैं। तो आप ये साइन जहाँ भी देखते हैं वहाँ जाके बात कर सकते हैं डायरेक्टली। और इसके लिए जापानीज़ आना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अगर बैक एंड जॉब्स होती हैं तो उसमें जापानीज़ की इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं है। तो कुछ बैक एंड जॉब्स के बारे में बता सकते हैं जहाँ पर जापानीज़ ना भी आती हो तो चल जाए? सो यूजुअली रेस्टोरेंट्स में जो किचन वर्क होता है, आई थिंक मैकडोनल्ड्स में भी है। मैं अभी भी ऐसे बंदों को जानता हूँ जो जापान में रह रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनको जापानी ज़्यादा नहीं आती, ज़्यादा क्या थोड़ी सी भी नहीं आती, और वो स्टिल मैकडोनल्ड्स के बैक एंड एज इन किचन में काम कर रहे हैं। तो ये वाली चीज़ें। इसके अलावा अगेन सुपरमार्केट्स में भी आपको सामान को सॉर्ट करना, अरेंज करना, वो भी बैक एंड जॉब है, जिसमें आपको जापानीज़ की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत जो आपको मैनेजर आपको बताए कि ये करो, उतना समझ में आना चाहिए, एक एक दो लाइन, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली चीज़ें। तो आप कौन से टाइप के पार्ट टाइम करते थे? अच्छा, तो मैं एक जापान का एक रेस्टोरेंट चेन है 24/7, मैं वहाँ पे करता था। आई थिंक मैं अक्टूबर में जापान में आया, 2018 अक्टूबर, और मैंने स्टार्ट कर दिया था 2018 नवंबर या दिसंबर से ही। और वो मुझे मिला भी ऐसे ही था। मैं एक बार यूनिवर्सिटी से आ रहा था, एक रेस्टोरेंट में हर रेस्टोरेंट के डोर पे पोस्टर्स होते हैं बोशू चू के, मतलब दे आर रिक्रूट कर रहे हैं वो। उसमें आली वेजेस लिखी होती हैं, टाइमिंग्स लिखे होते हैं, और नीचे नंबर या वेबसाइट का एड्रेस लिखा होता है कि आप वहाँ पे सीधा जाके बोल सकते हैं कि मुझे चाहिए जॉब, और वो एक बार आपका इंटरव्यू लेंगे और आपका जॉब मिल गया आपको। तो ऐसे ही एक बार मैं यूनिवर्सिटी से आ रहा था, तो मैंने किसी रेस्टोरेंट के बाहर वो सेम पोस्टर देखा, मैंने वहाँ पर कॉल करा, उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया, उसके जैसे ही मुझे उसी के थ्रू मुझे मेरा पार्ट टाइम जॉब मिला। और आई थिंक मैंने अभी तक ऑलमोस्ट 2 साल मैंने वहीं पे जॉब करा। तो ये जो पार्ट टाइम आप कह रहे हो कि मैंने ढूंढा, खुद ही ढूंढा और वहीं काम किया, तो जापानीज़ लैंग्वेज आपकी क्या प्रोफिशिएंसी है, और कितना आप इंडिया से पढ़ के आए थे कि आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं हुई? तो जापानीज़ आती होगी तो हर जगह पे आपके लिए अच्छा है, आपको आनी चाहिए मेरे हिसाब से। इंडिया से मेरे पास JLPT N3 था, जापान में आके मैंने लास्ट ईयर 2019 में JLPT N2 दिया और क्लियर करा। और इस जॉब के लिए हाँ, ये रेस्टोरेंट वाला जॉब ऐसा है जिसमें 24/7 रेस्टोरेंट है, और जितने भी रिक्रूट्स वो वाले रेस्टोरेंट लेता है उनको वो सारा काम सिखाता है। तो कस्टमर के साथ इंटरेक्शन, फूड सर्व करना, प्लेट साफ़ करना, पीछे किचन का सामान, पीछे किचन का प्रिपेयर करना, एवरीथिंग, DT ड्राइव थ्रू लेना, फ़ोन पे ऑर्डर लेना, सब कुछ। तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा जापानीज़ चाहिए। जापानीज़ ज़्यादा चाहिए। और ये बहुत व्यूअर्स पूछते हैं कि हम जापानी यहाँ आकर पढ़ें या फिर इंडिया से पढ़ के आएँ, कौन सा क्या चीज़ बेटर है? ओके, सो अगर आपने पहले से स्टार्ट कर दिया तो बहुत अच्छा है। मैं तो बोलूँगा कि अगर आप इंडिया से सीख के आ रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इन जापान में आके भी सीख सकते हैं, लेकिन
मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, और जितनी जल्दी आप किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें, इंडिया में रह के ही कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मेरी भी रिकमेंडेशन यही रहेगी, जो लोग भी पूछते हैं कि हम जापानीज़ यहाँ आके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन यही है, मैंने पुरानी कुछ वीडियोस में भी बोला है कि मिनिमम N3 आप इंडिया से करके आ रहे हैं तो आपकी स्ट्रगल बहुत हद तक यहाँ पर घट जाएगी। और अगर आप लैंग्वेज स्कूल में भी आने का सोच रहे हैं कि हम तो पढ़ने ही जापानी जा रहे हैं, तो भी N3 करके आए, यहाँ पर N2 N1 के लिए ही लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन लें, N5 से लेना शुरू करते हैं तो पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में मुश्किल आएगी, अपना सर्वाइवल के लिए भी आपके पैसे जोड़ना मुश्किल हो जाएगा इधर, तो जितना ज़्यादा हो सके इंडिया से जापानीज़ पढ़ के आए तो बेटर है। अच्छा, ये तो सबको पता चल गया कि पार्ट टाइम जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं, बट सबको ये बहुत इंटरेस्ट होता है कि पैसा मिलता कितना है। अच्छा। तो यहाँ पर आर्ली वेज के हिसाब से होता है, एक घंटे के हिसाब से यहाँ पर मिलता है, तो कितना होता है वो यहाँ पर? ओके, सो आई थिंक हर जगह पे सुपरमार्केट्स में भी, कन्वीनियंस स्टोर्स में भी और रेस्टोरेंट्स में भी 2 स्लैब्स होते हैं। अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट का एक स्लैब होता है, उसके अलावा नॉर्मल डे रूटीन का एक स्लैब होता है। तो जो नॉर्मल डे रूटीन का होता है, आई थिंक उसका एवरेज 900 येन पर आवर होगा। डिपेंड करता है वो कहाँ पे है, हो सकता है वो 850 हो सकता है वो 950 हो। मेरे रेस्टोरेंट में मेरा था 1030, सो 1030 येन पर आवर था मॉर्निंग वाले स्लैब का। उसके अलावा जो नाइट स्लैब होता है, आई थिंक आफ्टर 10 या कन्वीनियंस स्टोर्स में आफ्टर 11 या आफ्टर 12, तो उसका पर आवर वेज होता है आई थिंक 1100, 1200, मे बी 1300 समटाइम्स। सो डिपेंड करता है वो कहाँ पे है। 1000 येन का मतलब है अराउंड 700 रुपीज़। तो 1 घंटे का 700 रुपीज़ ऑन एन एवरेज हम मान सकते हैं। वो 630, 600 भी हो सकता है या फिर वो 800 भी हो सकता है। 100 रुपीज़ ऊपर नीचे आप मान सकते हैं। तो आपने जैसे बताया कि पार्ट टाइम 28 आवर्स कर सकते हैं एक हफ्ते में, तो 28 आवर्स के हिसाब से अगर 1000 येन भी हम मान के चलते हैं तो 28,000 येन होता है एक हफ्ते का, और 4 हफ्तों का यानी 1 मंथ का समवेयर अराउंड 1 लाख येन होता है। तो आपके हिसाब से क्या ये एनफ होता है 1 लाख यानी 70,000 रुपीज़ अप्रॉक्स? तो क्या ये एनफ है, और क्या इससे आपके सारे एक्सपेंसेस आप कर पाते हैं मैनेज? क्योंकि यूनिवर्सिटी या हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है पार्ट टाइम का, सिर्फ सैटरडे संडे ही मिल पाता है। लैंग्वेज स्कूल में आ रहे हैं तो हफ्ते में 2 या 3 दिन क्लासेस होती हैं, बाकी टाइम आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। बट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अगर पढ़ाई हार्ड है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो सैटरडे संडे ही हम कर पाते हैं। तो कितना हमारे पास हो तो हम मैनेज कर सकते हैं यहाँ पर? सो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो शायद आई थिंक ऑलमोस्ट 28 आवर्स ही करते हैं, और वो 1,20,000 1,30,000 येन पर मंथ कमाते हैं। लेकिन वो उनके लिए वो थोड़ा सा शायद मजबूरी भी है, क्योंकि वो लैंग्वेज स्कूल में है और लैंग्वेज स्कूल की फ़ीस भी वो खुद से देते हैं, तो वो फीस भी करते हैं और अपना लाइफ स्टाइल एक्सपेंसेस भी निकालते हैं उसी 130 से। मेरे केस में स्कॉलरशिप था हमारा, तो हमारी कोई फ़ीस नहीं थी। हमारा यूनिवर्सिटी का डॉर्म था, तो उसका एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल 30,000 पर मंथ। उसके अलावा मैं बोलूँगा मेरा पर्सनल एक्सपेंसेस महीने का खाना पीना और जैसे कहीं बाहर जाना, तो 40,000 एवरेज, 35 to 40,000। सो मेरा था ऑलमोस्ट 70,000 येन। तो ये जो डॉर्मेट्री का आप बता रहे हो कि 30,000 येन के करीब आप देते हो यहाँ पर, क्यों? तो ये यूनिवर्सिटी की डॉर्म है, ये यूनिवर्सिटीज़ के डॉर्म है, और ये थोड़े से सस्ते होते हैं। बट अगर कोई प्राइवेट प्राइवेट अपार्टमेंट लेना चाहता है तो आई थिंक सिटी के हिसाब से डिफरेंट होता है। मेरी सिटी में आपको 30,000 बेस रेंट, खाली डॉम का अपार्टमेंट का रेंट से लेकर 50,000 अपार्टमेंट का रेंट। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर चार्जेस अलग से हैं, यूटिलिटी चार्जेस अलग से हैं। तो 30 प्लस मे बी 8,000 येन, वो एकदम चीपेस्ट होगा और वो बहुत छोटा सा होगा, और शायद उसके वीडियो बना चुके हैं। हाँ, तो अगर आप एवरेज लेंगे तो शायद 50,000। तो अगर आप और डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो एक वीडियो मैंने डिटेल में बनाई है कि आप अपार्टमेंट कैसे रेंट कर सकते हैं, कितना आपको पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो आप इस लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं। और जो मेरा पार्ट टाइम का जो भी शेड्यूल था, मेरा आई थिंक 12 आवर्स से 15 आवर्स पर वीक। ओके, तो 12 to पूरे 28 आवर्स नहीं कर पाते थे? वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। बहुत सारे लोग सिर्फ 2 या 1 दिन करते हैं, 4 या 5 घंटे या मैक्सिमम 10 आवर्स 10 आवर्स एक हफ्ते में। मेरे केस में वो 12 to 15 था, 4 आवर्स की 3 शिफ्ट 3 दिन एक हफ्ते में, या 5 आवर्स की 3 शिफ्ट एक हफ्ते में। तो 12, तो मेरा एवरेज जो पार्ट टाइम से था आई थिंक 48-50,000 और मे बी 55,000, जो कि मेरे एक्सपेंसेस थे ऑलमोस्ट 65 या 70, और ये मेरा पार्ट टाइम से अर्निंग अराउंड 50 या 55,000 येन था, या कभी कभी 60 भी था। तो जो डिफरेंसेस था वो मेरी पहले की सेविंग्स थी या फैमिली से था। पर मैं अपना बताऊं तो मेरे इतने एक्सपेंसेस मतलब नहीं थे, क्योंकि शायद धीरज सान बाहर भी
बाहर भी खाते हैं, सबका अपना अपना मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, पर धीरज सान बाहर भी खाते हैं क्योंकि नॉनवेज भी वो खा लेते हैं। तो मैं घर पे ही बनाती थी, और इंडिया कभी गए तो कभी राशन ले आए या अपना जो राशन स्टॉक होता है वही यूज़ करते हैं। तो मेरे इतने पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं थे, तो मैं अराउंड 60,000 के करीब पार्ट टाइम करती थी, और मेरे एक्सपेंस भी उतने ही थे, 50-55 तक मेरा होता था। तो जितना पार्ट टाइम से आता था उतना ऑलमोस्ट हो जाता था। पर हर पर्सन के लिए अलग है, कईयों का एक्सपेंसेस ही 1 लाख येन तक होते हैं, तो दे हैव टू डू पार्ट टाइम। या सो एक्सपेंसेस, हाँ, एक तो आपके लैंग्वेज स्कूल की फ़ीस हो सकती है, दूसरा बहुत सारे लोग जापान में आके नई चीज़ें लेते हैं, नया फ़ोन लेते हैं, उसकी EMI देते हैं 5 to 10,000 येन पर मंथ। उसके अलावा किसी ने लैपटॉप ले लिया, एप्पल वॉच ले ली, तो उसके एक्सपेंसेस ऐड ऑन होते रहते हैं। तो मेरा मेजरली लाइक कॉस्ट ऑफ लिविंग में सिर्फ फूड आता था, यूटिलिटीज़ आती थी, उसके अलावा थोड़ा सा ट्रैवलिंग आता था, तो अराउंड 70,000 येन पर मंथ। हाँ, इतना तो आप मान के चलें, 70,000 येन तो एवरेज है, और 70,000 येन की पार्ट टाइम अगर आप कर पा रहे हैं तो आई थिंक इट्स एनफ। अदरवाइज जो डिफरेंस है वो आपके पेरेंट्स को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, या बट ये हम उसकी बात कर रहे हैं 70,000 येन जब हमें कॉलेज की फ़ीस नहीं देनी पड़ी, 100% हमारी स्कॉलरशिप थी, तो हम 70,000 येन में कर पाते थे। बट जो लैंग्वेज स्कूल में आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली उनके लिए कोई भी स्कॉलरशिप्स नहीं है, तो उनकी फ़ीस 10 लाख येन तो हम 1 साल की मान ही सकते हैं। आई थिंक एवरेज शायद 7-8 लाख येन है, उसके अलावा डॉम और लिविंग अलग है, तो आई थिंक इसीलिए उनको मैक्सिमम पूरा वो लिमिट 28 आवर्स की लिमिट पूरी वो एग्जॉस्ट करनी पड़ती है, तो आई थिंक तभी वो 130-140 पर मंथ कमाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है धीरज सान, क्योंकि इसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं, इसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पार्ट टाइम करते हैं कि जॉब यहाँ पर हम एक बार हमारी ग्रेजुएशन हो गई तो जॉब हम यहाँ पर कैसे ढूंढ सकते हैं। सॉरी, मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर जॉब हंटिंग का बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इंटर्नशिप करने के बाद उसी कंपनी में मैंने ज्वाइन किया, और अब धीरज सान भी उसी कंपनी में ज्वाइन करने वाले हैं। तो अभी तक लैंग्वेज स्कूल से लेके अभी जॉब तक तो हम साथ में ही हैं। तो बट ये आपको ज़्यादा अच्छा गाइड कर पाएंगे, क्योंकि जॉब हंटिंग प्रोसेस जो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, जो 90% लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं, वो धीरज सान ने यहाँ पर किया। एम आई राइट? और 10% जो लोग हैं, जैसे कि मैंने अपना बताया, इंटर्नशिप से आपको ऑफ़र हो गया या एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ तो उससे आपको जॉब ऑफ़र अंदर ही इंटरनली हो गया। बट 90% बच्चे जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करते हैं जॉब के लिए, वो धीरज सान ने किया कि कैसे जॉब्स को ढूंढें, सर्च कैसे करें, उसके बाद इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कैसे करें, वो सब धीरज सान आपको अच्छा बता पाएंगे। तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? ओके, सो जॉब हंटिंग प्रोसेस ऐसे, जैसे आपने बोला 90% लोग एक ही प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। वो एक प्रोसीजर ये होता है कि 1 मार्च से, आई थिंक गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं बहुत सारी कंपनियों के साथ मिलके कि वो 1 मार्च से पहले अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो यूजुअली वो 1 मार्च से करते हैं। थोड़ी एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारी ऐसे MNCs हैं जो शायद थोड़ा पहले से कर लेती हैं, थोड़ा लेट शुरू कर दिया, लेकिन ऑलमोस्ट मैक्सिमम 80-90% कंपनीज 1 मार्च से शुरू करती हैं। 1 मार्च से शुरू होने का मतलब ये है कि आई थिंक 1 मार्च या मे बी फरवरी में भी इन कंपनियों के इन्फॉर्मेशन सेशन होते हैं, सेत्सुमेई काई होते हैं, वहाँ पे उनके HRs आते हैं या कुछ एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, वो ऐसे प्रेजेंटेशन देते हैं, 20 से 30 मिनट्स का होता है। लास्ट में क्वेश्चन एंड आंसर्स का राउंड होता है, उसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और उसी प्रेजेंटेशन में वो सब कुछ बताते हैं, अपनी कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में देते हैं, सैलरीज कितना होने वाला है, आपको पर्क्स कौन कौन से मिलने वाले हैं, वो सब उसी PPT में बताते हैं। तो ये ऑन कैंपस मतलब यूनिवर्सिटी में आती हैं ये कंपनीज या इसके भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में आई थी और आती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। लैंग्वेज स्कूल में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, आई थिंक थोड़ी बहुत कंपनीज आती हैं। इसके अलावा इन कंपनीज़ के ऐसे यहाँ पे जॉब हंटिंग पोर्टल्स हैं, रिकुनाबी, माइनाबी, दाई जॉब, और भी बहुत सारे हैं, वो आगे बता सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे दे दूंगी जहाँ जहाँ पर आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं, और ये जापानीज़ में होते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो आप गूगल क्रोम पे जाके इसको ट्रांसलेट इन इंग्लिश करके आप देख सकते हैं। बाकी अब जापान आ रहे हैं तो थोड़ी सी जापानीज़ तो आप प्रिपेयर करके आ ही रहे होंगे, ये तो एक्सपेक्टेड है, तो आपको इतना तो समझ आने लग जाएगा यूज़ कैसे करना है। सो ये इन्फॉर्मेशन सेशंस कॉलेज के अंदर हो सकते हैं, कॉलेज के कैंपस में हो सकते हैं, कंपनी खुद से ऑर्गेनाइज कर सकती है। जैसे हिताची एक बहुत बड़ी कंपनी है, कॉन्ग्लोमरेट है, उसकी शायद आई थिंक 30-40 ग्रुप कंपनीज हैं, तो हिताची फरवरी में खुद से अपने कैंपस में ऑर्गेनाइज करती है। उसकी जितनी सब्सिडरीज हैं वो सारी उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, वहाँ पे कर सकते हैं। कंपनी कर सकती है, कॉलेज में हो सकता है। इसके अलावा जो मैंने बताया आपको जॉब हंटिंग पोर्टल्स हैं, रिकुनाबी, माइनाबी, ये ऑर्गेनाइज करते हैं। ये भी ऐसे होटल्स वगैरह में करते हैं, और ऑलमोस्ट एक बारी में आई थिंक 50 to 100 कंपनीज को इन्वाइट करते हैं। तो आप सब
आपको उतने बच्चों को मौका मिलता है उन सब में पार्टिसिपेट करने का। और एक्चुअली में 100 तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप एक मीटिंग में 1-2 घंटे के उस इवेंट में शायद 10-15 कंपनीज के जो इंटरेस्टेड हैं उसमें जा सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। एक ही जो फेयर लगता है जॉब फेयर, उसी में ही आई थिंक मोर देन 100 कंपनीज वहाँ पर आती हैं। तो आपको पहले से लिस्ट बना के रखनी पड़ेगी कि आप किस में इंटरेस्टेड हैं और किस कंपनी के HR से आप बात करना चाहते हैं। तो जॉब हंटिंग का पहला फेज़ जब आप किसी कंपनी का इन्फॉर्मेशन सेशन अटेंड करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन सेशन में मेनली कंपनी के ऑफिशियल्स आपको यही बताते हैं कि आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर रजिस्टर करें। तो पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन कंपनी की वेबसाइट पे। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको फिल करने हैं। वो एक स्क्रीनिंग प्रोसेस भी है। तो स्टेप 1 इज़ वो रजिस्ट्रेशन करना। अगर वो स्क्रीनिंग प्रोसेस में आप पास हो जाते हैं तो सेकंड स्टेप आपको कंपनी वाले या कंपनी आपको बताती है कि आप सेकंड स्टेज जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट है उस पर जाएँ, एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करें। तो स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन, स्टेप 2 इज़ एप्टीट्यूड टेस्ट, वो पास हो जाता है। उसके बाद मल्टीपल इंटरव्यूज़ होते हैं। आई थिंक ऑन एन एवरेज 2 या 3 इंटरव्यूज़ होते हैं। तो उन 2 या 3 इंटरव्यूज़ में आपको पता चल जाता है उसके बाद कि आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं। ओके तो इसके अलावा भी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि यहाँ पर एक और तरीका है कि आप जुगाड़ लगाएं। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से आपकी अच्छी बातचीत हो तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी आपको रेकमेंड कर देते हैं। तो आपको वेब टेस्ट नहीं देना पड़ता कुछ कुछ कंपनीज़ में। तो ये भी एक तरीका है, क्योंकि वेब टेस्ट ज़्यादातर जापानीज़ में, मेनली जापानीज़ में होते हैं। तो हमें अपना इंग्लिश में ही पढ़ा हुआ इतना याद नहीं है अभी, मैथ्स और ये सब, तो जापानीज़ में देना तो और एक मुश्किल बात है। तो अगर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से आपकी सांठगांठ हो जाती है तो वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं डायरेक्टली कंपनी में। तो आपका वो वेब टेस्ट वाला जो एक बीच का प्रोसेस है वो कट जाता है, वो आपको नहीं भी देना पड़ता। सो अगर आप यूनिवर्सिटी के रिकमेंडेशन ले रहे हैं तो यूनिवर्सिटी का रिकमेंडेशन के लिए कंपनीज भी थोड़ा सा हो जाती हैं, यूनिवर्सिटी के साथ उनके रूल्स के साथ बाइंड हो जाती हैं और उनको आपको सीधा पहले इंटरव्यू में बुलाना ही बुलाना है। और कुछ लोग यूनिवर्सिटी अगर आपका बैक आपके खड़ी है आपके पीछे और वो कंपनी से बात कर रही है आपके बिहाफ पे, तो कभी कभी वेब टेस्ट जो है वो जापानीज़ में ना देके वो कहते हैं इंग्लिश में भी कंडक्ट हम करवा सकते हैं। तो वो कुछ ग्लोबल कंपनीज़ के लिए तो ये चीज़ है, बट जो लोकल कंपनीज़ डोमेस्टिक मतलब जापान में ही है जिनका बिजनेस, वो जापानी में ही उनका ज़्यादातर सारा प्रोसेस होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन सारी बातों की एक बात ये है कि सबसे पहले तो जापानीज़ आनी चाहिए, चाहे पार्ट टाइम चाहिए, चाहे जॉब चाहिए, कुछ भी चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए ही चाहिए जापानीज़। और मिनिमम N2 हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? मिनिमम हर जगह बोलते हैं N2, लेकिन शायद आपके कोई सर्टिफिकेट्स कहीं पे चेक नहीं करता, तो वो इंटरव्यूज़ में पता चल जाएगा। बहुत सारी कंपनीज़ में लिखा होगा कि हमें N1 चाहिए, N2 चाहिए, कम से कम N3 चाहिए, लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे तो इनके किसी भी स्टेप में शायद हो सकता है आपसे पहले स्टेप रजिस्ट्रेशन में पूछें कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, लेकिन उसके बाद कभी इंटरव्यू में आपको बोलते नहीं कि दिखाओ। तो अगर आप प्रोफिशिएंसी की बात है उसमें आप इंटरव्यू में क्लियर कर देते हैं तो आपको कहीं फिजिकली दिखाना नहीं है कि मेरे पास सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर इसमें आपके कुछ डाउट्स रहे इस वीडियो में या कुछ रह गया है तो भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि हम दोबारा धीरज सान से मिल सकें और कुछ और क्वेश्चंस हों तो हम धीरज सान से और इनपुट्स ले सकें। तो थैंक यू सो मच धीरज सान आज हमसे मिलने के लिए और व्यूअर्स के साथ अपनी इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।